बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस में बेटा हमने बैड डेट का कॉन्सेप्ट और उससे पिछली क्लासेस में हमने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था, और वो कंप्लीट करने के बाद हम इस काबिल हो गए हम फाइनल अकाउंट्स के तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो 12.1 क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक का फेडरफ के नाम से, और अब उसके अंदर हम बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट को भी कंसीडर करेंगे और डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर कर रहे होंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब एक कुछ चीजें जरा हम समझ लेते हैं बेटा। किस चीज में? कुछ चीजें हम समझ लेते हैं और वो समझने वाली बातें यहाँ पर क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्रायल बैलेंस आपको रीड करना आना चाहिए। वो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ट्रायल बैलेंस में आपको ये समझना होगा जनाब, मेजॉरिटी बैलेंसेस जो होंगे वो क्लोजिंग होंगे। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहला बैलेंस कौन सा देख रहा है आपको बेटा? कैपिटल। ट्रायल बैलेंस में ज्यादातर आपको कैपिटल जो होगा वो बैलेंस बीडी मिलेगा, मतलब वही क्लोज होकर पहुंच जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसमें इस साल का प्रॉफिट का इफेक्ट ऐड होना और ड्राइंग लेस होना क्या होंगी? बाकी होंगी। क्या कहते हैं आप लोग? तो कैपिटल का बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग नहीं होगा, बल्कि या तो ओपनिंग होगा या ओपनिंग प्लस एडिशन। अगर कोई नया कैपिटल इस साल इंडक्ट हुआ है, जिससे कैश या बैंक कोई एसेट डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो वो इफेक्ट इस पे शामिल होगा। समझ पा रहे हैं बात? लेकिन ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, इसमें प्रॉफिट का इफेक्ट और ड्राइंग का इफेक्ट आना बाकी होगा, जो कि कहां पहुंचेगा? कहां आएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए। लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो लोन का बैलेंस होगा अगर साल के दरमियान कोई रीपेमेंट हुई है तो वो रीपेमेंट कंसीडर करने के बाद होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल हालात में। वरना एग्जामिनर जो चाहे आपसे जिस तरह आपको इन्फॉर्मेशन दे उस तरह आपको फॉलो कर। लेकिन नॉर्मल केस क्या होगा कि अगर साल के स्टार्ट पे लोन 2500 था, आपने 500 का प्रिंसिपल रीपे किया, तो अब बैलेंस शीट कितना बचा? 2000, जो कि शो हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जो शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस में। तो लोन अकाउंट का बैलेंस शीट आ गया। ड्राइंग्स ज्यादातर कैश ड्राइंग्स होंगी, तो जितनी भी साल भर में कैश ड्राइंग्स हुई हैं जिससे ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश या बैंक क्रेडिट हुआ, उसका इफेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा। यस और नो? बोलिए। मेरी बातें अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लीजिए, आपको फायदा होगा इन बातों से। अच्छा, उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमिसेस, यानी कि लैंड। फ्री होल्ड का मतलब क्या है? ओन्ड। आप इस प्रीमिसेस को खुद से ओन करते हैं, ठीक है जी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है? देखिए, अब एक तरफ कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो डेबिट बैलेंस कॉस्ट का है, क्रेडिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है। तो जो उसूली तौर पे जो डेबिट बैलेंस होगा, ये एडिशंस ऐड करने के बाद और डिस्पोजल लेस करने के बाद होना चाहिए, यानी ये प्योर बैलेंस शीट ही होना चाहिए। लेकिन ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, ये इसका क्या लिखा हुआ है? एट जनवरी 1। ये एग्जामिनर आपको ओपनिंग देगा। क्यों ओपनिंग देगा? ताकि इस अमाउंट पर इस साल की डेप्रीसिएशन का इफेक्ट क्या हो, शामिल हो। मिसाल के तौर पर अगर फर्नीचर एंड फिटिंग पर इस साल 100 रुपए से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ये अमाउंट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 100 से, ये 100 रुपए इसमें आके ऐड हो गए। जब ऐड हो गए तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 300 हो गया। अब 700 से 200 मैच नहीं होगा, बल्कि 700 से क्या मैच होगा? 300। यस और नो? क्या कहते हो? तो बेटा ज्यादातर केसेस में एग्जामिनर क्या करता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ओपनिंग देता है, और उसके ओपनिंग होने की पहचान क्या? यहाँ लिखी हुई डेट। अब आप खुद देख लें, आप खुद ऑब्जर्व कर लें, ट्रायल बैलेंस किस डेट पे बना हुआ है? ट्रायल बैलेंस किस डेट पे बना हुआ है? 31 दिसंबर पे बना हुआ है। ट्रायल बैलेंस ईयर एंड पे बना हुआ है।
लेकिन इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपको अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस दिया जा रहा है वो साल के स्टार्ट का दिया जा रहा है। इसका क्लियर मतलब क्या है? इस साल की डेप्रीसिएशन चार्ज करना बाकी है, जो कि आप चार्ज करेंगे एडजस्टमेंट के तौर पर। तो डेप्रीसिएशन इज एडजस्टमेंट। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। सर अगर डेट ना लिखी हो तो, अगर यहाँ पे 31 दिसंबर लिखा हुआ आ जाता मतलब मैं मानता कि इस साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद दिया हुआ है। लेकिन सर अगर कोई डेट ही ना लिखी हुई हो तो फिर क्या करूंगा मैं? तो फिर क्या मैं इसे ओपनिंग मानूंगा, क्या मैं इसको क्लोजिंग मानूंगा? अगर फर्ज करें मैं यहां से डेट मिटा देता हूं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो फिर क्या करूं? फिर क्या इस बैलेंस को मैं ओपनिंग मानूं, क्लोजिंग मानूं? तो मुझे सोचना ये चाहिए कि अगर ये बैलेंस क्लोजिंग है तो क्लोजिंग जब ही है जब इस साल की डेप्शन की एंट्री बन चुकी है, यानी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। अगर ये एंट्री बनी है तभी ये बैलेंस क्लोजिंग है, अदरवाइज ये बैलेंस क्लोजिंग नहीं है। और अगर ये एंट्री बनी है तो फिर आपको डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को तलाश करना है। कहां पर? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नामी हेड मौजूद है तो इसका मतलब डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हो चुका और अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हो चुका। तो फिर बगैर डेट के आप क्या मान लें? इसको क्लोजिंग बैलेंस मान लें, या फिर आप क्वेश्चन की अदर इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह रीड करें। उधर अगर अल्फाज इस्तेमाल करता है एग्जामिनर, डेप्रीसिएशन वाज चार्ज्ड, डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज्ड, वाज चार्ज, हैज बीन चार्ज, तो इसका मतलब क्या है? डेप्शन चार्ज हो चुकी है। लेकिन अगर एग्जामिनर लफ्ज इस्तेमाल करता है डेप्रीसिएशन इज चार्ज, इज इसका मतलब क्या? टेंडेंसी कि डेप्रीसिएशन चार्ज की जाती है, तो की जाती है तो अब भी करनी है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं एग्जामिनेशन के हवाले से, नहीं सुनोगे नुकसान में रहोगे। ठीक है, आपका सबसे बड़ा मसला आप सुनते नहीं है बात को, हालांकि बात कई बार रिपीट की जाती है। तो अभी तो ये ओपनिंग बैलेंस है ना, मतलब डेप्शन चार्ज, डेप्शन का इफेक्ट इस पे आना बाकी है। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस, जब भी ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस दिखे तो आपको परचेज भी दिखेगा। सिस्टम आप कौन सा अज्यूम करेंगे? परचेज दिखते ही सिस्टम कौन सा दिखेगा आपको? पीरियोडिक। यानी जब सिस्टम पीरियोडिक है तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होना बाकी है। और अगर सिस्टम परपीचुअल होता तो ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेजेस नहीं दिखता, बल्कि क्या दिखता? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग भी नहीं, क्लोजिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्या दिखता? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐसा ही है। अब देखें, दोबारा मेरे पास फरमाइश आ चुकी है कि सर जरा दोबारा बता दें इस चीज को, ये अगर डेट ना लिखी हो तो हम क्या करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप सुनो बात को, आप सुनते नहीं हो बात। जब सुनते नहीं है बात को फिर यही मसला होता है सर का सर। भाई मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ से डेट हटा दी जाए ये वाली, ठीक है ना, तो फिर कैसे मालूम हुआ ये बैलेंस ओपनिंग है क्लोजिंग है? हमने बोला सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड को देखो। तो अगर डेबिट साइड पर कहीं भी आपको एक्सपेंसेस में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दिखाई देता है, पूरी लिस्ट पढ़ लो। सही है। ट्रायल बैलेंस में कहीं भी आपके पास डेप्रीसिएशन में डेप्शन एक्सपेंस दिखाई, तो मतलब क्या हुआ? अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर डेप्शन एक्सपेंस दिख रहा है तो मतलब डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हुआ है ना, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो इसका मतलब डेप्शन की एंट्री बन चुकी है।
और जब डेप्रिसिएशन की एंट्री बन चुकी है तो जो बैलेंस आपको दिया हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद है वो क्लोजिंग बैलेंस है, दैट्स ऑल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं भी डेप्रिसिएशन दिखाई नहीं दे रहा, फिर आप अदर इन्फॉर्मेशन को देखो। अगर अदर इन्फॉर्मेशन में ऐसे अल्फाज लिखे हुए डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज, तो फिर इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर अल्फाज ये आते हैं डेप्रिसिएशन इज चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, तो ये टेंडेंसी है, तो मतलब अब भी चार्ज होगी, और जो बैलेंस आपको दिया हुआ वो ओपनिंग है। तो 90% केसेस के अंदर जो बैलेंस दिया होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, वो ओपनिंग ही होता है और उसको क्लोजिंग बनाना होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके। अब उसके बाद क्या है जनाब, अब आप देखें, आपको कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, कैश एंड बैंक 650 मिला के दिया है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना दिया है, 740। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को हमेशा आप ओपनिंग अज्यूम करेंगे, यानी कि आपको इसको एडजस्ट करके क्लोजिंग बनाना होगा। तो 740 अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस है। इसके बारे में मैं ट्रायल बैलेंस का डिस्क्रिप्शन भी आपको दे चुका हूं, अगर आपको याद हो। उसके बाद परचेजेस है, उसके बाद रेवेन्यूज हैं, बेड डेट्स हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस में 256 का बेड डेट दिख रहा है तो मतलब क्या हुआ इस बात का यार, कि इतने से बेड डेट डेबिट हो चुका है और इतने से डेटर अकाउंट भी क्रेडिट हो चुका है। ये वो बेड डेट्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हुई हैं, यस और नो बोलिए। ये वो बेड डेट्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हुई हैं, यस और नो बताइए आप सब लोग। बेड डेट रिकवर्ड, ये वो बेड डेट्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर रिकवर हुई हैं, यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए। सही है बेटा, यानी इनकी भी एंट्री बन चुकी है, कैश या बैंक डेबिट, बैड डेट, एक्सपेंस क्रेडिट या बैड डेट रिकवरी क्रेडिट, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आपको दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स 20,280, ट्रेड पेएबल्स 10,056, बैंक चार्जेस, अभी सारे एक्सपेंसेस हैं, रेंट एक्सपेंस है। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब फर्स्ट टाइम सुना है। और रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न, वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। और रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेजेस रिटर्न, सैलरीज एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड को कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, वो परचेज की कॉस्ट का क्या कर देंगे, पार्ट बना देंगे, याद है या भूल चुके हैं बेटा। तो एक डिटेल्ड क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जनरल एक्सपेंसेस, गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, कैरेज आउटवर्ड्स, ये एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस, ये चार्ज होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ट्रेवलर्स सैलरीज एंड कमीशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अच्छे खासे हेड आ गए इसके अंदर। अब ये आ गई अदर इंफॉर्मेशन जो आपको कंसीडर करनी होती है एडजस्टमेंट के लिए। इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2012 वाज 7,550, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, इससे एंट्री बनी क्या, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बनी है एंट्री, बताइए। वैसे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, फिर दोबारा से बना रहा हूं आपको रिकॉल करवाने के लिए।
क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ये इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसओएफपी में। 7,550 को आप क्या कर देंगे, एसिड मान लेंगे, यानी कि इस अमाउंट को आप एक्सपेंस बनने नहीं देंगे। और परचेज क्रेडिट, और परचेज के जो बैलेंसेज होंगे उसमें से आप इतने अमाउंट को एक्सपेंस बनने नहीं देंगे, इसका इफेक्ट लेंगे आप एसओसीआई में, यानी इतने अमाउंट को आप कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होने नहीं देंगे। परचेज में इतने बैलेंस को रिवर्स करके आप एसेट मान लेंगे, क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना अभी बाकी है। ये सारी बातें आपको इन डिटेल समझा दी गई हैं। Fedrov's son works in business, receiving a salary of ₹500 per annum, which had been included in the drawings. ये बताइए बेटा, अगर बिजनेस अब्बू का है और अब्बू अपने बेटे को पॉकेट मनी दें बिजनेस के रिसोर्सेज से, तो पॉकेट मनी क्या कहलाएगी? बिजनेस के लिए ड्राइंग ही कहलाएगी ना। अब्बू बिजनेस के पैसों से बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट ले आए तो वो भी क्या कहलाएगा, ड्राइंग ही कहलाएगा। यस और नो? अब्बू की शॉप खिलौनों की है, अब्बू की शॉप खिलौनों की है, तो वो एक खिलौना उस अपनी शॉप में से निकाल के बच्चे को गिफ्ट कर दें तो भी क्या है, ड्राइंग ही है। यस और नो? लेकिन लेकिन क्या बेटा बाप के पास मुलाजिम हो सकता है, जॉब कर सकता है? जज्बाती हो के मत सोचिएगा, टेक्निकली सोचिएगा। बिल्कुल। तो जब बेटा जो है बाप के पास जॉब करता है तो बेटे को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी एक्सपेंस ही है, वो ड्राइंग नहीं है। वो गलती से ड्राइंग का पार्ट बन गई। यानी कि आपने 500 रुपए पे करते वक्त एंट्री बना दी है, कैश या बैंक क्रेडिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो जब ये एंट्री बन चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपके पास ऊपर ड्राइंग है, डॉट लगा लें जरा उस ड्राइंग पर, अगर आपके पास किताब फिजिकल फॉर्म में मौजूद है तो। ड्राइंग ऊपर मेंशन था ना, हाँ ये रहा ड्राइंग्स। तो इस ड्राइंग में 500 रुपए का बैलेंस जो है वो डेबिट हुआ हुआ है, जो बेटे की सैलरी से बिलोंग करता है। तो 500 रुपए इस ड्राइंग में से कम करना है। तो ड्राइंग क्रिएट कैसे हुई थी, डेबिट होकर। कम कैसे करें, कम कैसे करें, क्रेडिट करके। तो हमने कहा जनाब हमने कहा ड्राइंग क्रेडिट $500 से। अब ड्राइंग तो कम कर दी, इसको क्या माने, क्या माने, फिर क्या माने, माने क्या इसको, एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। तो एक डॉट लगा लें सैलरी एक्सपेंस पर, एक डॉट लगा लें ड्राइंग पर। मतलब सैलरी एक्सपेंस को 500 से बढ़ा के लेके जाना है एसओसीआई में, और ड्राइंग को 500 से कम करके एडजस्ट करना है कैपिटल में से। याद रहेगा बेटा? अच्छा बेटा, थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है? इंटरेस्ट ऑन द लोन एट 5% पर एनम हैड नॉट बीन पेड ऑन 31 दिसंबर। जो भी इंटरेस्ट है जो ड्यू हुआ है वो अब तक पे नहीं हुआ। क्या करना है, इंटरेस्ट को अक्रूड करना है। लोन कितना था, 2000 था, और साल भर में कोई रीपेमेंट नहीं हुई है, ऐसा कोई तस्करा नहीं है। और क्या डेबिट साइड पे हमें कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट पेड दिखाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं है। हमने जो रीड किया उसमें कहीं भी इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट एक्सपेंस का तस्करा नहीं है, वरना इंटरेस्ट पेड होता। मतलब पूरा साल का इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड है। जरा देखिए लोन का बैलेंस क्या है। लोन का बैलेंस है
2000, 2000 का सब निकाल लें 5%, कितना बनेगा? 100, 100 रुपए बन जाएगा। तो 100 से एंट्री पास करें, क्या एंट्री पास करें? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 100 से। अब ये पे तो नहीं हुआ ना, अगर पे हो चुका हो तो रिकॉर्ड भी हो चुका होता, लेकिन पे नहीं है तो ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ। और क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड, जबरदस्त। हंड्रेड। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एसओसीआई में, और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कहां पर? एसओएफपी में। सैलरी एक्सपेंस डेबिट कहां हुआ था? एसओसीआई में। और ड्राइंग का इफेक्ट कहां जाएगा? एसओएफपी में। यस और नो बोलिए बेटा। और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया आपने? 2000 का 5%, ऐसा ही है। बोलिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है भाई? रेंट इंक्लूड ₹250 फॉर प्रेमिसेस पेड इन एडवांस फॉर हाफ ईयर टू 31 मई। हाँ भाई, क्या मतलब इस बात का? रेंट की जो पेमेंट आपने की है, उस पेमेंट में 250 जो है वो 6 महीने का है, और वो 6 महीने की गिनती कहाँ पूरी हो रही है? 31 मई पर। इसका मतलब क्या हुआ? 250 में से 1 महीने का रेंट जो है वो एक्सपायर्ड है, और 5 महीने का रेंट जो है वो क्या है? प्रीपेड है। यस और नो? कितने लोगों ने इस बात को पिक किया? दोबारा पढ़ लें बेटा, दोबारा पढ़ लें। रेंट इंक्लूड 250, रेंट में 250 शामिल है। फॉर प्रीमिसेस पेड इन एडवांस फॉर हाफ ईयर, रेंट पे हुआ है 6 महीने का, और वो 6 महीने पूरे कहाँ हो रहे हैं? सॉरी, 31 मार्च, मैंने मई बोल दिया गलती से। इट इज 31 मार्च, नॉट 31 मई। 31 मार्च तक। इसका मतलब ये हुआ कि 250, अगर ये 6 महीनों की गिनती पूरी हो रही है 31 मार्च को, तो शुरू कहां से हो रही है? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस 250 का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एक्सपायर्ड है, और जनवरी, फरवरी और मार्च जो है अभी एक्सपायर नहीं हुआ। तो इस 250 में से आधा अमाउंट प्रीपेड और आधा अमाउंट जो है एक्सपेंस है। तो जो एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस ही रहने दो, जो प्रीपेड है उसको एक्सपेंस से रिवर्स करके क्या मान लो? एसेट मान लो। तो पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या शो कर रहा है। देखें, हमारी एडजस्टमेंट हमेशा डिपेंड करेगी पहले ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर ट्रायल बैलेंस पूरा अमाउंट प्रीपेड शो करता है तो हम प्रीपेड की एक्सपायरी दिखाएंगे, और अगर ट्रायल बैलेंस एक्सपेंस शो करता है तो फिर एक्सपेंस में से हम उतना एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे जितना हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है। रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स। तो ये रेंट है, इस पे डॉट लगेगा, और रेंट ना इधर, ना इसको प्रीपेड बोला है, ना इसको प्रीपेड बोला है, ना इसको एक्सपेंस बोला है, ठीक है ना? तो एक्सपेंस ही अज्यूम करेंगे, मतलब इसमें से जो पोर्शन एक्सपायर्ड नहीं है उसको रिवर्स कर दें, बस जो प्रीपेड है उसको एक्सपेंस बनने ना दें। तो आप एंट्री पास कीजिए क्या? प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। 250 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। 1000 थोड़ी बेटा, 250, 250। उस 2000 में 250 प्रीपेड, 250 6 महीने का है ना बेटा? क्या कर रहे हो यार? 125 से एंट्री बनेगी।
पेमेंट तो 2000 की हुई भी है, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ 250 के अंदर है बस, बाकी सारी पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी पेमेंट पूरी एक्सपेंस ही रहेगी। बोलिए, जवाब दीजिए। ऐसे ही। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, वही आ गया आपके सामने। डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द फॉलोइंग रेट्स ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट 10%, फर्नीचर 5%। जब भी आरबीएम आ जाए ना बेटा फाइनल अकाउंट से, तो करना क्या है, आरबीएम में तो रेट लगता है किस पर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पर। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कैसे मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिल जाएगी भाई, बड़ा आसान है। अगर ये क्लोजिंग कॉस्ट है, ये बैलेंस सीडी है, कॉस्ट का ये बैलेंस बीडी है, तो हम यही करते थे कैलकुलेशन करते वक्त, हम क्लोजिंग बैलेंस में से बैलेंस बीडी माइनस कर लेते थे, तो हमें वो डब्ल्यूडीवी मिल जाती थी, इस पर रेट अप्लाई करना है। यस और नो, फुल ईयर पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी में हम यही करते थे कि इस बैलेंस में से बैलेंस बीडी को माइनस करते थे, तो डब्ल्यूडीवी मिलती थी, रेट लगा दिया, दैट्स ऑल। हाँ बस अगर पॉलिसी कौन सी हो, फ्रैक्शनल हो, तो अगर इस बैलेंस में कोई ऐसा बैलेंस शामिल है जिसमें आपने पूरे साल की डेप्शन चार्ज नहीं करनी, तो पहले वो क्या कर दो, इस बैलेंस में से उसको अलग कर दो, फिर जो बचे उसको इसमें से मैच कर दो, और फिर जो अलग किया है उस पर फ्रैक्शनल डेप्शन क्या कर दो, चार्ज कर दो। बेटा ये सब कुछ आपने सीख लिया और सब कुछ अप्लाई करना है इधर आपने, ऐसा है ना। तो 10% डेप्शन चार्ज करनी है किस पर, किसका रेट क्या था देखो जरा जाके अच्छी तरीके से, वरना किसी और का रेट किसी और पे अप्लाई कर दिया। प्लांट इक्विपमेंट 10% है, फर्नीचर फिटिंग 5% है, ऊपर कमाल देखो अब सबसे बढ़ के, अभी तुम नीचे पढ़कर आए, ऊपर फर्नीचर फिटिंग जो है वो पहले लिखा हुआ है, तो गलती का चांस ये कि तुमने फर्नीचर फिटिंग पे क्या लगा दिया, 10%। प्लांट पे 10% है और फर्नीचर फिटिंग पे कितना है, 5% है। यस और नो, सही बोल रहा हूं मैं, दोबारा देख लो भाई। प्लांट इक्विपमेंट 10%, फर्नीचर फिटिंग 5%। ठीक है जी, तो एडजस्टमेंट बना ले भाई आप। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की, और फर्नीचर एंड फिटिंग की कॉस्ट कितनी थी, 700। क्लोजिंग कॉस्ट है, ओपनिंग अक्यूमुलेशन कितनी है, 200। डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई जो जिस पे चार्ज होगी डेप्शन, 500, उस पे लगा दिया 5%। 500 का 5% कितना हो जाएगा, 25। तो अगर आपका ओपनिंग अक्यूमुलेशन का बैलेंस 200 था, तो ये डेप्शन चार्ज होने के बाद आपका क्लोजिंग अक्यूमुलेशन का बैलेंस क्या हो जाएगा, 225। यानी एसओएफपी बनाते वक्त 700 में से आप कितना लेस करोगे, 225। यस और नो, तो आपके पास डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी, 475। जवाब दो भाई। फिर आप डेप्शन चार्ज करो किसकी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की। $8,000 कॉस्ट है और 2,500 अक्यूमुलेशन है। दस परसेंट कितना आया बेटा आपके पास, 550। जब आपने एंट्री पास की 550 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, ये इफेक्ट गया एसओसीआई में।
और जो 550 से आपने एक्यूमुलेशन क्रेडिट की है वो 2500 में ऐड हो जाएगी और ये बैलेंस हो जाएगा 3050 और जो कि मैच होगा एसओएफपी बनते वक्त 8000 में से। जवाब दें बेटा। क्लियर है एंट्रीज बेटा आपको डेप्शन की? बताइए। और अब सबसे लास्ट चीज क्या है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 3% ऑफ ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल। तो जो भी ट्रेड रिसीवेबल का टोटल बैलेंस है वही आपका जर्नल डेटर्स हैं, उन पर रेट लगा दें स्ट्रेट 3%। तो अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं भाई आपके पास? 20,280। ठीक है जी, 20,280। तो जरा आप कैलकुलेशन कर लें। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एज ऑन 31 दिसंबर 20,280 आपके पास जो है वो बैलेंस है क्लोजिंग, उसका निकाल लीजिए आप 3% और ये बन जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। बताइए कितना आता है? 608। 608 रखते हैं इसको, कोई इशू नहीं। इसमें से लेस करवा दें बैलेंस कौन सा? ओपनिंग कितना था बेटा? 740। तो आपका प्रोविजन डिक्रीज कितने से हुआ? डिक्रीज इन प्रोविजन 132। अब आप देख लें आपका प्रॉफिट लॉस। अच्छा इसकी एंट्री बना लें। एंट्री क्या है इसकी? अलाउंस डेबिट बेड डेट क्रेडिट कितने से? 132। और ये इम्पैक्ट एसोसीआई में। अब आप निकालें प्रॉफिट लॉस अकाउंट का इम्पैक्ट टोटल। डिक्रीज इन प्रोविजन इनकम है, पॉजिटिव रखें इसको। एक सौ बत्तीस से बैड डेट रिकवरी कितनी हुई है आपके पास? 45 से मेरे ख्याल से। ये भी इनकम है, ये डिक्रीज इन एक्सपेंस है। यस और नो बोलिए बेटा, बोलिए सब, शाबाश जल्दी बताइए। रिस्पॉन्स देना चाहिए ना आप लोगों को यार, वेरीफाई कर लेना यार आप इस चीज को। ये रही बैड डेट रिकवरी आपके सामने। और बैड डेट राइट ऑफ कितने से किए मैं आपने? 256। ये एक्सपेंस है आपका। तो जो एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट होकर चले जाएगा। नेट कर दें इसको।
नेट कितना हो बताइए। 79 से एक्सपेंस चार्ज करें, नेट इम्पैक्ट नेगेटिव ही आ रहा है ना आपके पास। नेगेटिव का मतलब क्या, एक्सपेंस लेस करेंगे इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है, वन अकाउंट अप्रोच से टी अकाउंट बना लें, आपको नेट इम्पैक्ट उसी अकाउंट से मिल जाएगा। सोचिए जरा इस बात को। देखें, अगर हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना लेते हैं, तो ये बैलेंस बीडी हमारे पास कितना है, 740 है। बैड डेट राइट ऑफ कितने से किए, 256 से। अलाउंस डेबिट हुआ, डेटर अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। वन अकाउंट अप्रोच वाली एंट्री बना रहा हूं, 256। रिकवरी की एंट्री क्या है, अलाउंस क्रेडिट किया, कैश या बैंक, $45। ठीक है जी। अब सिंपल क्या करें, बैलेंस शीट पुट कर दें, किसका, प्रोविजन का। कितना, 608। जैसे आप उसको पुट करेंगे, आपके पास जो है वो नेट इम्पैक्ट आ जाएगा इसी अकाउंट से। तो अगर आप ये वर्किंग कर लें तो और आसानी हो जाएगी कि भाई नेट इम्पैक्ट कितना एक्सपेंस दिखाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। $79 देख लें, तरह बना कर सकते। बोलिए, बताइए। अब क्या मुश्किल है इसमें ऐसी जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना। और जो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है उससे आप क्या करेंगे, ये क्लोजिंग प्रोविजन ही मैच करेंगे एसएफ बनाते वक्त। ये भी राइट ऑफ हो चुका है, रिकवरी भी आ चुकी है, बस ये मैच करना है बस खाली आप, और इसको एक्सपेंस दिखाना है आप। ये टी अकाउंट तो पूरा चैप्टर कर चुके हैं ना हम, पूरा चैप्टर तो भी किया हमने इस टी अकाउंट के ऊपर। वन अकाउंट अप्रोच नाम है इस टी अकाउंट का, कि जो बैलेंस बीडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ उसको रख दिया, जो बैड डेट राइट ऑफ हुआ मैं उसको डेबिट साइड पर रख दिया, उसकी एंट्री बनाई, और ये रिकवरी है उसको रख दिया, और सीडी पुट किया। जब सीडी पुट किया तो खुद ब खुद इम्पैक्ट गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर। लास्ट एंट्री कौन सी, मैं समझ नहीं पाया, लास्ट एंट्री कौन सी। ये एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट अलाउंस क्रेडिट। देखें ना आप कैसे गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, आपके सामने देखें। 740 और 608 का इफेक्ट डिक्रीज इन प्रोविजन कितने से, 132। 45 की रिकवरी, ये दोनों इनकम है। इट मींस दैट 256 में से ये 45 और 608 और 740 का डिफरेंस क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो 256 में से ये जब मैच हो गया तो नेट कितना गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, डिफरेंस यही आ रहा है ना। बात तो वही है। ठीक है जी, ये आपके सामने। अब बताइए, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व आपसे, या कर दूं मैं सॉल्व क्वेश्चन। बोलिए। एडजस्टमेंट तो मैंने सारी बना दी है, अब आप बताइए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं। फॉर्मेट याद है सारा। अभी तो हमें IS1 के तहत भी सीखना है, मतलब एक स्पेसिफिक इसमें हमें कुछ पॉइंट्स गौर करने हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर। बताइए।
क्या कहते हैं आप लोग? चलिए फिर आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, और ये सिर्फ ये अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, इस यानी का कहां से कहां तक अटेम्प्ट कीजिएगा आप समझे जरा बात को। आपकी जिम्मेदारी ये है कि अब आप क्वेश्चन निपटाएं, भले 2 दिन में करें 3 दिन में करें, लेकिन निपटाएं रोजाना की बेस पर। कम से कम रोज के फाइनल अकाउंट के 2 क्वेश्चन करें ताकि आप प्रैक्टिस में रहें अभी अभी के वक्त के लिए। फिर रोज का एक एक क्वेश्चन कर लें। हमने 12.5 से कहानी, मेरे ख्याल स्वान से कहानी शुरू की थी हमने। अब स्वान आसान क्वेश्चन है, डेप्शन का इफेक्ट लें आप, यहां से क्वेश्चन शुरू कर दें बस। ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें फाइनल अकाउंट्स के तौर पर, मतलब यानी इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द इफेक्ट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। वो मैं फाइनल अकाउंट में कवर कर दूंगा बेटा। एजिंग वाला, एजिंग क्या है? स्पेसिफिक डेटर तो होता है और क्या होता है, एज के हिसाब से आप डेटर को अलग अलग कर लेते हो, तोड़ देते हो। अब नाम से करो या एज से करो, बात तो एक ही है, कहलाएगा तो वो स्पेसिफिक ही ना बेटा। एजिंग ऑफ डेटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक, आप अलग अलग कर रहे हो। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन वो उसके बाद एक क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, उसमें वो कवर हो जाएगा। ये जो फेडरफ के बाद अगला क्वेश्चन है ना, उसमें एजिंग ऑफ डेटर्स आ रही है, तो जब वो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली एजिंग ऑफ डेटर भी कवर हो जाएगी। तो टाइम कम है, तो हम चाह रहे हैं कि कोई कोई ऐसी चीज जो बड़ी कॉमन हो हम आगे भी कवर कर सकते हैं, मसले वाली बात। तो एजिंग ऑफ डेटर वाला कॉन्सेप्ट किसी ना किसी क्वेश्चन में हमारे सामने आ ही जाएगा, तो वहां ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब उम्मीद ये है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आप कोशिश करें इधर से आए, सारा स्टीवन ची स्वान से लेते हुए नीचे आ जाए, फेडरर तक सारे क्वेश्चन करते हुए आ जाए, ठीक है, ताकि फाइनल अकाउंट की ग्रिप पक्की हो जाए आप लोग। ऐसा ही है ना, कंफर्म? आज कौन सा दिन है? आज थर्सडे और कल फ्राइडे है, तो अगर कल फ्राइडे क्लास नहीं होती तो फिर तो आपको चाहिए सारे क्वेश्चन घुमा दें आप, ताकि मैं सैटरडे से फिर न्यू टॉपिक के ऊपर क्या करूं, काम शुरू कर दूं। मतलब यानी फाइनल अकाउंट को ग्रिप में ले आए किसी भी तरीके से आप लोग, इंशाल्लाह। अच्छा, अब बीच में बार बार मेरे पास एक सवाल आता रहा है, मैंने सोचा उसको लास्ट में जवाब दूंगा मैं, और चूंकि टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं था वो सवाल ये है कि भाई सेल्स अकाउंट में और सेल्स लेजर में क्या फर्क है। मैंने कल बताया था, एक दफा नहीं 3 दफा बताया मेरे ख्याल से, कि सेल्स अकाउंट में और सेल्स लेजर में क्या फर्क है। मैंने क्या बोला, सेल्स लेजर एक बुक का नाम है, और इसको स्पेशलाइज बुक में हम कवर करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है ना सैटरडे को, उसमें ये टॉपिक कवर हो जाएगा, सेल लेजर क्या होता है। सेल लेजर एक बुक का नाम है जिसमें तमाम इंडिविजुअल कस्टमर्स के नाम से उनके अकाउंट ओपन किए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। हर बंदे के नाम से उसका अकाउंट खोला जाता है, क्या बोलते हैं हम उसको, पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। तो सेल लेजर बिल्कुल एक सब्सिडरी लेजर है। अभी सब्सिडरी क्यों है, सारी बहस अगली क्लास में हो जाएगी बेटा। पास पेपर अब हो जाएगा ना, आपको बोलता रहा हूं मैं आपसे, ठीक है जी। तमाम डेटर्स के जहां अकाउंट खुलते हैं, वो क्या कहते हैं, इलाका, वो एरिया जहां पर सिर्फ डेटर्स ही डेटर्स रहते हैं और डेटर्स के घर पाए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो एरिया, वो लोकेशन जहां पर सिर्फ डेटर्स के घर दिखाई देंगे आपको, वो बुक क्या कहलाएगी, सेल्स लेजर। तो सेल लेजर में और सेल अकाउंट में फर्क है। सेल अकाउंट सेल्स रेवेन्यू को बिलोंग करता है बेटा, वो अकाउंट कहाँ खुलेगा, जर्नल लेजर में। लेकिन सेल्स लेजर एक बुक का नाम है, और ये बुक जो है वो मेंटेन होती है तमाम इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, ताकि आपको ये पता लग सके किससे कितना बैलेंस लेना है।
हर बंदे के नाम से अकाउंट खुलेगा ताकि ये पता लगे किसको कितनी सेल की थी, किससे कितना बैलेंस लेना बाकी है, किसको सेल किए हुए कितना वक्त गुजर चुका है, किसने कितना अरसा हो गया अब तक पैसे नहीं दिए। ठीक है, बताइए बेटा। सही है, कोई मसला तो नहीं है आप लोग? ओके, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बातें आपसे अगली क्लास में करेंगे। फाइनल अकाउंट्स आप जरूर निपटा दें लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज।